ये उनका काम है ना यार, वो जानते हैं ना, टेक्निकल लोग हैं। हाँ भाई भाईजान बस ना एकदम हो गया, बस खटक साहब ऐसा काम तो ना करें, बस हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके मीडिया का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस नाजुक वक्त में हमें अपना मौका पेश करने का मौका दिया। हम आप लोगों के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि इमरान खान के दौरे जो फाटा में हुए हैं और आज ISPR का जो बयान आया हुआ है, इस हवाले से हम ज़्यादातर बातें करेंगे। बाकी असेंबली के फ्लोर पे हमें बोलने की इजाज़त नहीं दी गई और इस्लामाबाद प्रेस क्लब के हवाले से जो वहाँ पे हमने बुकिंग की हुई थी, लेकिन वहाँ पे हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी गई। लेकिन उसके बावजूद भी हमने यही कहा कि हम पार्लियामेंट के अंदर बोलेंगे, लेकिन पार्लियामेंट के अंदर भी हमारे साथ ऐसा रवैया रखा गया कि हमें पूरा मौका नहीं दिया गया बोलने का। जैसे कि आपको मालूम है कि ये मूवमेंट जैसे ही 2018 में हमने यहाँ पे धरना दिया था इस्लामाबाद में, तो हमने मुख्तलिफ यहाँ से होकर बलूचिस्तान में हमने जलसे किए, फिर यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में, फिर लाहौर में, फिर कराची में हमने जलसे किए। फिर उसके बाद उस वक्त मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट थी, वहाँ उन्होंने एक कमेटी बनाई और उस कमेटी के साथ हमारा मुज़ाकरात शुरू हो गए। वक्तन फ़वक्तन मुज़ाकरात होते रहे, तो उस कमेटी को हमने कहा कि देखिए आइन में कोई जगह की अहमियत नहीं होती है, कोई ये सिस्टम आइन का हिस्सा नहीं है, तो जो कमेटी बनी हुई है आप मेहरबानी करके इसको आइनी हैसियत दे दें। ये पेशावर में मुज़ाकरात हो रहे थे, तो उन्होंने हमसे वादा भी किया कि हम इस कमेटी को आइनी शिकल देंगे, लेकिन उस कमेटी को बाद में पता चला, उन्होंने कहा कि हम माजरत करते हैं, हम उसे आइनी शिकल नहीं दे सकते हैं। एक यहाँ पे बात होगी। दूसरी बात, आप लोगों को पता होगा कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो अभी महमूद साहब ने एक कमेटी बना ली, हम भी उसमें मौजूद थे मीटिंग में, लेकिन कमेटी उन्होंने बना ली क्योंकि हम उस कमेटी का हिस्सा तो नहीं बन सकते थे। उस कमेटी महमूद साहब ने कमेटी बनाई, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई कि हम PTM वालों से मुज़ाकरात भी करेंगे। फिर उस कमेटी के हवाले से हमने बार बार, उन्होंने भी राब्ते किए, हमने भी राब्ते किए, लेकिन मंजूर खुद जाके जो इस कमेटी के मशर है, बड़े हैं, मुनीर अबरज़ई, जो पूर्व एजेंसी से जिसका ताल्लुक भी है और हमारे पार्लियामेंट का मेंबर भी है, उनके घर जाके मिले और उनको कहा है कि हमें थोड़ा मौका दे दे ताकि हम ये कमेटी कोर कमेटी हमारी बने, फिर कोर कमेटी के बाद हम मुज़ाकरात का तयन करेंगे। इसी दौरान आप लोगों को पता है कि सेनेट की कमेटी के साथ सब साथियों को पता है, मीडिया वालों को भी पता है कि कमेटी, सीनेट की एक कमेटी जिसके सैफ जो थे चेयरमैन हैं, उनके साथ खुद मंजूर पश्तीन आके, मोहसिन साहब थे उसमें, और हमारे दूसरे साथियों ने वहाँ पर उनके साथ मुज़ाकरात किए, बातचीत की। उन्होंने यही कह दिया कि हमारी अगली भी मीटिंग होती रहेगी, लेकिन उसके बावजूद वो मीटिंग आज तक नहीं चली, न उसकी कोई ऐसी पोजीशन वाज़ेह हो गई क्योंकि होती। ये मैंने वो मुज़ाकरात के हवाले से वो बात वाज़ेह कर दी कि हम मुज़ाकरात करने के लिए हर वक्त तैयार है, पर उस मुज़ाकरात पे अमल दरामद हो, उस मुज़ाकरात में हमें आइनी हदूद के अंदर, इस मुल्क के आइन के अंदर रहते हुए हमें वो आइनी हकूक़ दिए जाए जिसका आइन में जिक्र हुआ है। साथ ही साथियों, फिर मैं जल्दी ही दो बातों पे आना चाहता हूँ, फिर मोहसिन भी बातें करेंगे। फिर इसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब औरंगजेब एजेंसी चले गए, वहाँ पे उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि जो PTM बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और ये बातें मैं 15 साल से चीख के कर रहा हूँ, इनकी बातें बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन इनका लहजा ठीक नहीं है। देखिए, लहजे की जहाँ पे बात होती है, लहजे पे वहाँ पे मैंने जो कमेटियों का जिक्र किया है, वहाँ पे जो ऑपरेशन हुए हैं, लोग बेघर हुए, लोग टारगेट की गिनिंग हुई, बम धमाके हुए, लोग IDPs बने, बहुत सी ऐसी दास्तानें हैं। अगर हम आप लोगों के लिए रखते या आप लोग उन इलाकों का विजिट करें तो ये बहुत ही दर्दनाक कहानी। साथ ही आप देख रहे हैं कि नकीबुल्ला का केस देखे उसका क्या बन रहा है,
अरमान शहीद लोनी केस का बने क्या हो रहा है, उनको वहाँ ताने से उनको बरी किया जाता है कि उसका जो मौत हुआ है, शहादत हुई है, वो हार्ट अटैक से हुई है। अब हमारे एक साथी को अलमजेब जो ह्यूमन राइट्स था, जो गुमशुदा लोगों के ऊपर काम करता था, अभी तक उसके ऊपर दहशतगर्दी के दफात लगे हुए, अभी तक जेल में है। साथ ही औरंगजेब में उसने साउथ वजीरिस्तान में वाना के मकाम पर कहा था कि कुछ यहाँ पे तंजीमें हैं, PTM का नाम लिए बगैर उन्होंने कहा कि कुछ तंजीमें हैं, उनको बाहर से फंडिंग आ रही है। देखिए, हम पार्लियामेंट के मेंबर हैं, हमें आवाम ने वोट दिया है, हमने बार बार कहा है कि हम इस मुल्क की आइन के अंदर रहते हुए अपने मुतालबात का जिक्र करते हैं। जहाँ से फंडिंग की बात है साबित कर दें, हम हाजिर हैं। जहाँ से गैर मुमालिक के साथ हमारे मुख्तलिफ मुमालिक के एजेंसियों के साथ रखते हैं, देखिए हम खड़े हैं मैदान पे। जहाँ पे भी इसको शक हो, जहाँ पे कोई ऐसी बात हो, मीडिया बुला के पार्लियामेंट के अंदर हो, अदालत के अंदर हो, या इस मुल्क के वो इदारे जो इस मुल्क को चला रहे हो, उसके सामने हम हाजिर हैं। लेकिन इल्ज़ामात की जहाँ तक बात है, इल्ज़ामात इस तरह पहले बंगालियों पे भी लगे हैं, इस तरह बहुत से यहाँ पे कौमें हैं। अब समद खान, बचा खान या GM सैद, हालांकि अकबर बुख्ती, ये वो लोग थे जिन्होंने पहला वोट पाकिस्तान को दिया, उन पे भी यही इल्ज़ामात लगे। आखिर में उनके साथ क्या हशर हुआ। देखिए, हमने पहले भी कहा कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार हैं, इस मुल्क के आइन के अंदर रहते हुए जो भी बातें हैं उनके लिए भी हम तैयार हैं। और आज ISPR का जो बयान है, जो उन्होंने कहा है कि इनको बाहर से फंडिंग आ रही है, फिर भी हम वही बात दोहराना चाहते हैं कि हमें मीडिया पर पाबंदी है। आप लोगों ने देख लिया प्रेस कॉन्फ्रेंस, वहाँ पे हामिद मीर साहब ने जो सवाल किया कि इनको नेशनल फोरम पे लाया जाए, मीडिया के ज़रिए लाया जाए कि उनके बातों का, तो वो कितना गुस्से हुआ और उनको कितना बुरा माना कि आप ऐसे लोगों को जो अपने आइन के अंदर रहते हुए हकूक़ की बात करते हैं, आप उसको मीडिया पर लाना चाहते हैं। तो बड़े अफसोस की बात है, बड़े अफसोस की बात है कि आप एक पीर सलीम साफ़ी के सवाल का कि उन्होंने कहा कि वो मसाइल हम उनका हल कर रहे हैं, बाकी उनके मसाइल हल करने के लिए मोदी आएगा। देखें, हमारे साथ इतनी ज़्यादती मोदी के साथ जोड़ना, यहाँ पे ये कहना कि मीडिया पे लाना, नेशनल मीडिया पे वो तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए, वो हमें बदनाम करने की हर किस्म की कोशिश करे, वो हमें गिरफ्तार या कुछ और करने के लिए, मतलब टारगेट करने के लिए वो रास्ते हमवार करते रहे। लेकिन हम क्या इतने भी नहीं है कि हम पार्लियामेंट के अंदर भी, जो हम इस इदारे के मज़हब मेंबरान हैं, वहाँ पर भी हमें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। तो मैं ये बात वाज़ेह करना चाहता हूँ कि बिल्कुल वो इस वक्त बुखलाहट के शिकार हैं, बिल्कुल उनको समझ नहीं आ रही है, उनसे बहुत ज़्यादा गलतियाँ हुई है, वो आवाम के सामने उन गलतियों की वजह से पेश नहीं हो सकते। हम ये कहते हैं कि एहतसाब के लिए हम भी तैयार हैं और आप भी तैयार हो जाए। जो भी मुजरिम की सज़ा हो, जो भी गद्दार की सज़ा हो, जिसका किसी और मुल्क के एजेंटों से राब्ते हो, आप सब मीडिया के सामने हम कह रहे हैं कि हमें बिल्कुल ओपनली तख्तादार पे लटकाया जाए। लेकिन ये प्रोपेगेंडा करना, बदनाम करना, पाकिस्तान जो दूसरे आवाम हैं उनको असल हक़ाइक़ से हटाकर मनफी हक़ाइक़ पेश करना, बदनाम करने की कोशिश करना, उनके सामने ये साबित करना कि ये गद्दार हैं। देखिए, गद्दारी से बातें नहीं चलेगी। हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम अपने नज़रियात से, अपने मुतालबात से, अपने आईनी हकूक़ से, ये याद रखें, हम मर जाएंगे, जेलों में सड़ जाएंगे, लेकिन हम इन मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। ख्वाह वो और ऑपरेशन करे, ख्वाह वो हमें तख्तादार पर लटकाए, ख्वाह वो हमें टारगेट करे, जो भी इनकी मर्जी हो वो बेशक करें, लेकिन हम आईनी हकूक़ का, आईनी मुतालबात करते रहेंगे। बाकी मोहसिन आगे बात बढ़ाएगी।
बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आपने बिल्कुल स्टार्ट से पूरा प्रोग्राम चलाया, हमारे आप लोग जा रहे थे। बाकी बातें तकरीबन अली भाई ने तकरीबन सब कही थी। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा कि ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा पाकिस्तान में। जब भी मखसूस कुव्वतों को किसी ने टारगेट इस लिहाज से किया हो कि अगर उनको उनकी कोई गलती या आइन के अंदर उनकी जो जुरिस्डिक्शन है उसके बारे में बात की हो कि आपका इस मुल्क के आइन के तहत इतना इख्तियार है, यहाँ आपकी डोमेन है, इससे ज़्यादा आप बाहर नहीं जा सकते, तो उन लोगों पर हमेशा ये इल्ज़ाम लगता रहा है कि आप गद्दार हो, आप फॉरेन एजेंट हो, फलाना ढिंगरा इधर उधर। यही मसला है जब से ये तहरीक उठी है, एक मुसलसल यही प्रोपेगेंडा, क्योंकि इनके पास दूसरा कोई टूल ही नहीं है और इस टूल को वो इतना ज़्यादा यूज़ कर चुके हैं तारीख में कि वो बिल्कुल इतना पिट चुका है कि कोई उसको बाय करने के लिए तैयार ही नहीं है। गद्दार कहना, फॉरेन एजेंट कहना, फॉरेन फंडिंग आना, पीटीएम के जलसे आप लोगों ने भी देखे होंगे। हम ना किसी डीजे भट्ट को बुलाते हैं अपने जलसों में, ना ही हमारे जलसों में कोई मतलब हमने अभी तक कोई 500-300 के से ज़्यादा कुर्सियाँ भी नहीं रखी, हमारे पास पैसे नहीं होते। जहाँ तक इल्ज़ाम है फंडिंग का, तो हम बिल्कुल अपने आप को, क्योंकि मैंने पार्लियामान में भी ये बात की कि हम अपने आप को पेश करते हैं एहतसाब के लिए। जिस किस्म की कमेटी ये पार्लियामान बनाया, हम बिल्कुल उस कमेटी के सामने अपने आप को पेश करें, ये कनेक्शन ज़रा साबित करें कि कहाँ से हमें फंडिंग हो रही है। और ये पहले दिन से नहीं, अब से नहीं, पहले दिन से हम ये चीख रहे हैं कि ज़रा हमें सबूत भी दें। सबूत अभी तक नहीं मिल रहे हैं, बस इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम, इल्ज़ाम पे इल्ज़ाम। दूसरी बात, ये जिस तरीके से वो जब जनाब आते हैं, फिर मीडिया को इंस्ट्रक्शन भी देते हैं, फिर पॉलिसी स्टेटमेंट भी देते हैं, तो हम फिर ये सवाल उठाते हैं कि हुकूमत का आया पाकिस्तान का आइन ये कहता है कि पाकिस्तानी हुकूमत रियासत की तर्जुमानी जो है वो एक फौज की तर्जुमान करेंगे। रियासत कहाँ पर है? इनका काम तो सिक्योरिटी की तरफ से रिलेटेड होना चाहिए था, डिफेंस से रिलेटेड होना चाहिए था। वो आ रहे हैं, वही पॉलिसी स्टेटमेंट दे रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर की भी ब्रीफिंग दे रहे हैं, और जो भी रीजनल सिचुएशन है, इंटरनेशनल सिचुएशन है, उसकी भी ब्रीफिंग दे रहे हैं। इन्हीं चीज़ों को ऊपर हमारा एतराज़ात होता है, इसलिए वो चीज़ उनको ज़्यादा बुरी लगती है। सेनेट के साथ हमारी कमेटी थी, कमेटी ने हमें बुलाया, हमने उनके साथ में सिफारिशात रखी, फिर एक प्रेस रिलीज उस कमेटी ने इशू की, सेनेट इज हाउस ऑफ फेडरेशन। फिर उस कमेटी में तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदगान थे। उस कमेटी ने फिर एक प्रेस रिलीज इशू की, उस प्रेस रिलीज में एंडोर्स किया, पीटीएम के मुतालबात को एंडोर्स किया। अब हाउस ऑफ फेडरेशन हमारे मुतालबात को एंडोर्स कर रहा है, और यहाँ का जो फौजी तर्जुमान है वो कहते हैं कि आप लोगों के पास पता नहीं कहाँ से। देखिए जी, हम कभी भी एहतसाब से नहीं डरे, हम कभी भी तफ्तीश से नहीं डरे। तफ्तीश से वो लोग डरते हैं, ना ही वो अपने आप को तफ्तीश के लिए पेश करते हैं। हमने जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की बात की, वो इसलिए की कि जो भी रॉन्ग डूइंग्स हुई है पिछले 15-20 साल में, जो भी वहाँ पर वाक़यात हुए, अगर कोई एक्स्ट्राजुडिशियल किलिंग हुई है या कोई दूसरी इस किस्म के वाक़यात हुई हैं, ताकि तहकीकात हो कि कौन किसने दहशतगर्दों को पाला था, किसने दहशतगर्दों को यहाँ पर। देखिए जी, हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगा था कि भैया इमरान खान साहब ने कहा था कि न्यूयॉर्क टाइम्स के इंटरव्यू में कि तालिबान को फौज ने बुलाया, फिर आप उसको भी गद्दार कहें। उन्हीं ने ईरान में कहा था कि ये जो प्रॉक्सीज यहाँ पर ऑपरेट करती हैं ये पाकिस्तान से आती है, पाकिस्तान की ज़मीन यूज़ होती है, फिर उनको भी फिर ज़रा टारगेट करें। हम तो जिसकी पुराना तहरीक है, नॉन वायलेंट मूवमेंट है, अभी तक इतना हमारे एहतजाज हुए हैं इस्लामाबाद में, हमने भी किए हैं, पीटीआई ने भी किए हैं। हमारे एहतजाज में एक गमला नहीं छूटा, और उनके एहतजाज में जो हुआ फिर वो आप सबके सामने है। बिलों को भी पढ़ा गया, पुलिस ऑफिसर पर भी टारगेट किया गया है। हम एक पुराना तहरीक है, हमारे बारे में बहुत उनको हम है कि भाई इनको फंड कहाँ से आ रही है। ये जो जहाँ पर जितने दहशतगर्द ऑपरेट हो रहे हैं उनकी डिटेल तो अभी तक इन्होंने कभी नहीं दी कौन को कि भाई इनको फंडिंग कौन कर रहा है। दूसरा सवाल, उन्होंने ज़रब के बारे में कहा कि हमने वहाँ फीस वगैरह, ज़रब के बारे में मैंने एक सवाल किया था कौमी असम्बली में कि मुझे बताया जाए कि कितने दहशत, मैं अभी भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फिर ये सवाल करता हूँ कि हमें बताया जाए कि किन किन दहशतगर्दों को इन्होंने मारा है, किन किन दहशतगर्दों को इन्होंने गिरफ्तार किया है। वो उन्होंने टीटीपी की बात की कि जो मिसिंग पर्संस की लिस्ट है। बाबा हम आइन की बात करते हैं, आपने अगर किसी कातिल को भी पकड़ना हो तो आइन में एक तरीकाकार वजह है, आपने उसको उससे गुजारना होगा। यही बात हम उस वक्त भी कर रहे हैं, ये जो मिसिंग पर्संस के बारे में भी कर रहे हैं। भाई आपने उसको एक आइन से गुजारा, आइनी तरीकाकार है, आपने उस तरीके से टीटीपी की जब हम बात करते हैं तो हमें ये बताया जाए। उन्होंने कहा कि मिसिंग पर्सन और टीटीपी की लिस्ट हम कंपेयर करके देख लें। मैं एक और सवाल पूछता हूँ, मैंने ऑलरेडी कौमी असेंबली में पूछा था, उसका जवाब मुझे नहीं मिला
کہ جتنے بھی لوگ ہیں انہوں نے گرفتار کیا ہو یا انہوں نے مارے ہوں ذرا ان کی ڈیٹیلس کو ان کے سامنے رکھیں کہ یہ ہم نے آپریشن کیا ہے, انہیں دہشت گردوں کو ہم نے جربیزت کے دوران یا فلاں ڈگری کے دوران مارا ہے, ان کو ہم نے زندہ پکڑا ہوا ہے, ان کو ہم نے ٹرائل کیا ہوا ہے, وہ تو آپ پھر قوم کو بتاتے نہیں ہیں. اس کا جواب مجھے ابھی تک نہیں ملا. دیکھیے جی بہت سارے ایسے وجوہات ہیں جن کے پھر 3 کیسز ہیں, 3 کیسز کی میں ضرور بات کروں گا. نقیب اللہ محسود کیس, طاہر داوڑ کیس اور رحمان زولی کیس. اس میں کیا ریاست کا جب تھوڑا سا کنڈکٹ دیکھیں, یہاں پر سینٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی ڈائریکشن دیتی ہے کہ رحمان زولی کیس میں آپ ایف آئی آر درج کریں. وہ ایف آئی آر نہیں ہوتا, پھر کہیں 1-2 مہینے بعد درج ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو ملزم ہے اس کو تفتیشی افسر مقرر کر دیتے ہیں. اچھا طاہر داوڑ کیس میں نے اسمبلی میں بھی بات کی کہ جے آئی ٹی بنائی گئی, جے آئی ٹی کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ کیا ہے. پھر پارلیمانی کمیٹی کا وعدہ کیا گیا تو ان کے رواقین کے ساتھ, اس کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے. تو تفتیش سے کون ڈرتا ہے؟ ہم تو تفتیش سے نہیں ڈرتے. 24 میں ابھی شروع کریں. نقیب کے کیس کا آپ کو سب کو پتا ہے کہ راؤ اندر کتنا دندناتا پھر رہا تھا. ایک دہشت گردی کے کیس میں مطلوب ملزم وہ ہاؤس اریسٹ میں انجوائے کر رہا تھا. تو یہ مسائل ہے. دیکھیے جی آئین سے بھی, آئین کی راستوں کو بھی وہ فالو نہیں کرتے. بہت سے ایسے ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ کی پاکستان کے اعلیٰ عدالت کی جہاں پر انہوں نے انسٹرکشن دی ہوئی کہ فلانا کیس ہے, فلانا 1-2-3 جو بندے ہیں ان کو آپ ٹرائل کے لیے پیش کریں. وہ ابھی تک انٹرنمنٹ سینٹر میں. تو کون ہے جو آئین کو بھی روند رہا ہے, جو قانون کو بھی روند رہا ہے, جو میڈیا کو بھی زبردستی اناؤنس پابندیاں لگا رہے ہیں. تو یہ تمام سوال ہیں جن کے سوالات ہم پوچھتے رہیں گے. باقی ان کی طرف سے پہلے بھی ہمیں ہمارا کوئی اتنا خواہ سلوک نہیں کیا گیا, آگے بھی جس طرح کا بھی سلوک ہو ہم اپنے ٹریک کو نہیں چھوڑیں گے, اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. ہمارا بیان یہی رہے گا, ریاست چاہے جو بھی کرے. لیکن ایک بات میں یہ کہوں گا کہ حکومت نظر نہیں آ رہی کہ حکومت بھی کوئی چیز ہائیبریڈ ماشاء اللہ. منظور پشتین کے بھائی کے حوالے سے بات کی کہ وہ کہیں کنسلیٹ گئے ہیں, جن کو اسٹیٹ افغانستان میں پیسے لیے ہیں. آپ کے حوالے سے بات کی کہ آپ جب باہر جاتے ہیں تو ایسے پلیٹ فارم پہ جاتے ہیں یونٹی پاکستان ہو, اور جن لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں وہ بھی آپ کا ہی نظریہ رکھتے ہیں. دیکھیے جی پہلے انہوں نے یہ الزام لگا دیا تھا کہ منظور کا ایک بات پتہ نہیں کوئی کاری کون سا ہے, اس کی پھر جب ہم نے تفصیلات مانگی تو اس کی تفصیلات نہیں پرووائڈ ہوئی. یہ بھی اسی طریقے کا ایک الزام ہے جو ابھی انہوں نے لگایا ہوا ہے. اچھا میرے بارے میں جب یہ الزام لگتا ہے کہ آپ پاکستان جا کر ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو پاکستان کے خلاف بولتے ہیں, بابا پاکستان کا کون سا آئین, کون سا قانون مجھے کسی کے ساتھ ملاقات کرنے سے روکتا ہے؟ جس بندے کی طرف آپ نے اشارہ کیا اس بندے کو آپ نے پاکستان کا سفیر بنایا تھا قومی امریکہ میں, دنیا کے سب سے بڑے مطلب سپر پاور, ہم آپ اس کو سفیر لگاتے ہیں. اور میرے اوپر پھر یہ الزام لگاتے ہیں کہ بھئی آپ جا کر پاکستان کا کون سا قانون اور آئین کا کہیں کی کون سی شک مجھے اس سے روک رہی ہے کہ میں وہاں پر مقیم پاکستان میں وہ ان پر جو کیس میں ان کی وکالت نہیں کروں گا, وہ اپنے جواب خود بہتر دے سکتے ہیں. لیکن ان پر جو کیس بھی آپ نے بتایا تھا وہ بھی سپریم کورٹ نے فارغ کر دیا. تو یہ عوام کیا سوچیں گے, کیا وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کریں گے, کس طریقے سے وہ زندگی گزاریں گے, یہ فیصلہ پاکستان کی عوام نے خود کرنا ہے. اور یہ افراد کی یہ اختیار, یہ فریڈم پاکستان کے آئین میں دیا ہوا ہے. چند ہزاروں کے چند افسران کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ ڈائریکشن دے کہ بھائی آپ لوگوں نے اس ملک میں زندگی یا اس ملک سے باہر زندگی. محسن اور علی یہ بتائیے کہ آپ جو بھی آج کے واقعات ہوئے وہ ہمارے سامنے ہیں اور ماضی بھی تھوڑا سا ہمارے سامنے ہے, آپ ذاتی طور پہ کسی تھریٹ کا شکار تو نہیں ہے؟ آپ کی لائف اور سیکیورٹی تھوڑا یہ بتائیں. دیکھیے جی ہمارے جو کسی سے ذاتی دشمنی ہے, نہ ہی کوئی مسئلہ ہے ایسے جرم میں مدرس, نہ ہی کسی جرم میں, ٹھیک ہے. ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہمیں کچھ ہوا تو ریاست پاکستان رسپانسبل ہو, اس کے دار رسپانسبل ہو. اچھا محسن بھائی یہ بتائیں, آپ اور وزیر صاحب کیونکہ آپ دونوں الیکٹڈ ہیں, اور اگر منظور پشتین کو اگر کوئی حراست میں لیا جاتا ہے تو اس سچویشن کے لیے آپ کو کتنا تیار ہے؟ دیکھیے جی وہ جس قسم کا بھی واقعہ ہو ہمارے ساتھ اور امن احتجاج کے علاوہ کوئی اور دوسرا رائے نہیں ہے, راستہ نہیں ہے. اسی راستے کو ہم نے بڑی احسن طریقے سے ایک ایگزامپل سیٹ کر کے پاکستان کی دوسری پولیٹیکل فورسز کے لیے اسی کو ہم اسٹارٹ سے لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. پروٹیسٹ ہی ہمارا اونلی ویپن, اور پروٹیسٹ کے ذریعے ہم ذہنی طور پر تیار ہیں. ذہنی طور پر تو ہم زندگی کھونے کے لیے بھی تیار ہیں. تو مطلب یہاں سے جا کے وہاں تک ہم تیار ہیں, کوئی بات نہیں. جی میں کوئی جرنلسٹ نہیں, لیکن پاکستان کا ایک
जो मेरे मन में जो क्वेश्चन राइज होता है वो ये है कि जब भी किसी पे ताकतवर को कमज़ोर से खतरा होता है तो ताकतवर कमज़ोर को सीन से गायब कर देता है। पाकिस्तान की रियासत को पीटीएम से या पीटीएम से लीडर अफराद ऐसा क्या खतरा है कि वो पीटीएम के अफराद को गायब ही करते हुए मारते हैं? देखिए जी, ये जवाब तो रियासती इदारा खुद दे, हम तो सिर्फ सच बयान करते हैं और सच बयान करना अक्सर उनको अच्छा नहीं लगता। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।